बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर 2 में जो एसएलओ है वो मेनली है अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चैप्टर 2 इज रिगार्डिंग व्हाट? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये है हमारा आज का लेक्चर। हमने ये डिफ्रेंशिएट करना है किसमें? स्केलर और वेक्टर में। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले पता है कि साइंस बीसीज में 5-6 हजार बीसीज में लोग साइंस 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 करते थे। फिर साइंस डिवाइड हुई 3 टाइप्स में, अर्थ साइंसेस, लाइफ साइंसेस और फिजिकल साइंसेस में। फिजिकल साइंस फिर 3 हिस्सों में बढ़ गई। इसमें से एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स में जब हम आते हैं तो हमारा बेसिक पॉइंट क्या होता है फिजिक्स में? फिजिक्स में जो क्वांटिटीज डिस्कस होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? वो क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल। ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब मेजरेबल क्वांटिटीज तो हैं, लेकिन उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है इनटू स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी मेजरेबल हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी मेजरेबल हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा सा आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए कि अपोजिट वाला बंदा समझ जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इनफ होता है। मतलब इफ आई टेल यू द मैग्नीट्यूड यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात अंडरस्टैंडेबल हो जाए, और हमने मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया था पहले कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। 5 किलोग्राम मैं कहूंगा तो ये मैग्नीट्यूड है, ये नंबर है और ये उसका एप्रोप्रिएट यूनिट है। ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से उसका मतलब वाज़ेह हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है उसको कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मिसाल क्या है? अगर आप की चीनी, शुगर 3 किलोग्राम कहने से जा बेटा 3 किलोग्राम चीनी लिया, वो बात क्लियर हो जाती है। इस वजह से 3 किलोग्राम किस किस्म की क्वांटिटी है? इट इज मास। तो मास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई? मास इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कहूं 3 न्यूटन फोर्स, क्या इससे मतलब वाज़ेह हो जाता है? मैं कहूं जा 3 न्यूटन फोर्स लगा ले, क्या इससे मतलब वाज़ेह हो जाता है? नहीं, इससे मतलब वाज़ेह नहीं होता। इसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मैं अभी ये दोनों मिसालें आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। यू नीड अ डायरेक्शन एज वेल टू एक्सप्रेस फोर्स कंप्लीटली। तो मेरा पॉइंट क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से वो दूसरा अपोजिट बंदा उसका मतलब समझ जाए, दे आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े कि उसको एक्सप्रेस किया जाए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। मिसालें मैंने आपके सामने रखी है। सपोज देखें, 1 चम्मच चीनी डाल दो, बंदा समझ जाता है बात, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। 1 चम्मच चीनी इज वेरी क्लियर, और चम्मच चीनी मींस मास। ओके, इट इज मास। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह अगर चीनी, 1 बोरी चीनी, 1 किलो चीनी,
ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऐसे क्वांटिटीज जब आप इसको किलो में करते हैं, चम्मच में करते हैं, दैट इज मास। दूसरी चीज देखें, 1 गिलास पानी, 1 लीटर पानी, ये चीजें क्या, बिल्कुल कंप्लीटली इतने क्यूसेक पानी, ये जो पानी को हम एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम। So volume is also a scalar physical quantity because with the help of magnitude, whether it is 1 glass, glass is appropriate unit, or 1 liter of water, or इतने cubic of water, तो ये क्या है, volume is also a scalar physical quantity। इसी तरह टेम्परेचर, ओहो आज तो बहुत गर्मी है, गर्मी है तो मैं बताओ कितना टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर बताना शुरू कर लेते हैं, इतने डिग्री है, आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 45 नंबर हुआ, ये उसके साथ अप्रोप्रिएट यूनिट हुआ। आपने मैग्नीट्यूड की मदद से गर्मी को एक्सप्रेस कर लिया। इस तरह आप कहते हो ओहो बच्चे का बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ज्यादा मतलब जाहिर नहीं होता, उसके साथ आप क्या मैग्नीट्यूड बता देते हैं, 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ये जितनी भी क्वांटिटीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये किससे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से बात एक्सप्रेस हो जाती है। रेयान बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आए वेक्टर्स पे। मैंने बताया 3 न्यूटन फोर्स। अब 3 न्यूटन फोर्स, अगर मैं उसको कहूं 3 न्यूटन फोर्स से पुश करो तो रिजल्ट कुछ और आता है। अगर मैं कहूं 3 न्यूटन फोर्स से पुल करो, 3 न्यूटन फोर्स से पुश करो या 3 न्यूटन फोर्स से पुल करो, दोनों का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है कि नहीं आता। इससे मतलब क्या है कि फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डायरेक्शन साथ बताना होगा, अगर मैंने वो रिक्वायर्ड मतलब हासिल करना है। इसी तरह जब आप नट खोलते हैं तो इससे मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या करता है, नट हम खोलते हैं, नट हम खोलते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेशन पैदा करते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा है उसका नाम है टॉर्क। टॉर्क क्या, एक साइड में रोटेशन और दूसरे साइड में रोटेशन का रिजल्ट एक है। एक से नट टाइट होता है, दूसरे से नट खुलता है, लूज होता है। अगर मैं कहूं 3 न्यूटन मीटर टॉर्क अप्लाई करो, अब इससे मतलब जाहिर नहीं होता 3 न्यूटन मीटर, जब तक उसका डायरेक्शन मैं ना बताऊं कि इस तरफ करो, क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, उस वक्त तक ये मतलब क्लियर नहीं होता। Therefore, torque is also a vector physical quantity because it need magnitude as well as direction। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये पूरी लिस्ट है स्केलर और वेक्टर्स की, आपके पास पूरी लिस्ट है कि हम स्केलर और वेक्टर, इनमें से जो भी आप लेंगे, आप खुद देखें, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात क्लियर हो जाती है। और ये जो मैं चीजें ले रहा हूं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्लियर नहीं होती, इसमें डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है, तब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्लेन्ड with the help of magnitude and doesn't need direction, we call it scalar, and those which need magnitude as well as direction, उसको हम क्या कहते हैं, vector physical quantities कहते हैं, magnitude plus direction। So it is clear to you। Now we are coming to further explain its operation। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, आपको क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। तो ये x और y क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, ये उनके सिंबल होते हैं। इसी तरह स्केलर और वेक्टर के लिए भी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हम कैसे शो करेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में स्केलर में कैसे होता है, सिंपली इन स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। जैसे मास को m से, एनर्जी को E से, वर्क को W से,
पावर को p से। दिस इज symbolic representation of scalar physical quantities. Similarly, vectors are also represented by letter with an arrowhead. क्या है? Letter with an arrowhead above or below or with bold face. मतलब इस तरह भी शो कर सकते हो कि A लिख लो और उसके ऊपर एरो डाल दो। ये भी हो सकता है कि A लिख लो उसके नीचे एरो डाल दो, या उसको बोल्ड कर लो, बोल्ड। तो ये तीन तरीके हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और ये तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर। स्केलर में सिंपल सिंबल होता है, उस पे एरो वेरो का कोई का, ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्शन की वजह से हम डाल रहे हैं। तो अगर मैं यहां फोर्स लिखता हूं तो फोर्स के ऊपर क्या डालूंगा? एरो अबाउट इट। अगर वेलोसिटी लिखता हूं और वो वेक्टर है तो मैं उसके ऊपर एरो डालूंगा। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ आई एम कमिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहा हूं। क्या चीज में डिटेल में जानना चाह रहा हूं? वेक्टर, मैंने बताया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो अबाव और बिलो। लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे शो होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे शो होता है? किसी को पता है? हाउ टू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? दिस इज ए वेक्टर ए and I want to show symbolically vector magnitude. The magnitude of a vector is represented by a Harrow modulus. अगर मैं उस पे मॉडुलस डालूं तो ये भी मैग्नीट्यूड, या सिंपली ए बोल्ड ना हो, ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है, ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है। अगर मेरे पास फोर्स F है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा F मॉडुलस या सिंपल F। ये दो तरीके हैं मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, क्योंकि वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ ए कैसे शो होगा? इस ए का अगर मैं सिंबॉलिकली शो करना चाहूं तो ए का डायरेक्शन कैसे शो होता है? इसी ए के ऊपर हैट डाल देते हैं। इस ए के ऊपर हैट डाल दो, दिस शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब जरा गौर से देखें, वेक्टर में, स्केलर में तो बिल्कुल सिंपल बात थी, किसी उसके नाम का फर्स्ट लेटर आप लगा लें, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर में क्या है? अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है जैसे फोर्स, ये कंप्लीट वेक्टर को शो करता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं? एफ मैग्नीट्यूड। और इसके डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं? एफ हैट। ये तीन चीजें आपको वेक्टर में याद रखनी है कि वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर इज शोन बाय अ सिंबल with an arrow above or below it or by bold face letter, whereas magnitude is shown by this and direction is shown by this. ये symbolic representation आपको आनी चाहिए। हम आगे न्यूमेरिकल वगैरह में जब इस्तेमाल करेंगे, this will be the procedure for it. आए जरा ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते? ग्राफिकली वेक्टर, स्केलर का ग्राफिकली कुछ शो नहीं होता। मैं कहूं 3 किलो चीनी और मैं यहां बनाना शुरू करूं 3 किलो चीनी, ये गलत है। ग्राफ में पेज पे स्केलर को शो नहीं किया जा सकता। स्केलर कैन नॉट शोन बी ग्राफिकली। ग्राफिकली vector can be shown. How you can show graphically a vector? Graphically a vector is represented by an arrow drawn to the scale. Drawn to the scale का मतलब मैं समझाता हूं, लेकिन ये जो आपने एरो शो किया है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है। कैसे, इस पे डिटेल पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन यह जरूरी है कि जब मैं एक एरो इस तरह शो कर रहा हूं, दूसरा एरो छोटा शो कर रहा हूं, तो यह किसी स्केल का होगा। स्केल का मतलब क्या होता है? जिस तरह नक्शों पे आपने देखा है, इतना फासला 1 इंच बराबर है 2 किलोमीटर के, ये स्केल होता है। आपको स्केल देना पड़ता है उसके साथ कि 1 इंच
मेरा अगर ये 1 इंच है तो ये 2 किलोमीटर, 2 इंच 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई जो है ये किसी स्केल के साथ होती है, और ये जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द एरो, याद रखें द लेंथ ऑफ द एरो, ये कितनी लंबी है एरो, दिस शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या ये ब्लू वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? आपको पता है इसकी लेंथ ज्यादा है तो समझ लो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर मैं दो फोर्सेस शो करूं, एक फोर्स की लंबाई इतनी शो करूं, दूसरी की इतनी शो करूं, ये F1 है, ये F2 है, तो अब मैं पूछूं कि F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। The length of the arrow show the magnitude of the vector. Whereas this arrowhead, this arrowhead show the direction of the vector. तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ और जो डायरेक्शन है उसका ताल्लुक इस एरोहेड के साथ है। सो कम टू इट, इसको शो कैसे करेंगे? हाउ वी विल बी शोइंग दिस, कि हम इसको शो करें। शो करने के लिए अगर मुझे डायरेक्शन शो करनी है तो डायरेक्शन शो करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मैं कैसे शो करूं कि वो टुवर्ड्स नॉर्थ है? मैं कैसे शो करूं कि वो टुवर्ड्स ईस्ट है? मैं कैसे शो करूं कि ये जहाज उड़ने लगा है विद 600 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द सरफेस? मैं कैसे इसको शो करूं? इसके लिए मुझे क्या जरूरत है? आई नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिस्टम कहते हैं, एक ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिस्टम। ये शो होता है जमीन पे। जमीन पे कोई चीज शो करते हो, जैसे आप कहते हैं एक किश्ती जा रही है जो किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो आप इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करके उसको नॉर्थ की तरफ वेक्टर से शो कर सकते हो। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ये जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस कहलाती है। एक्स वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये दूसरा सिस्टम है जिसकी मदद से हम इस पॉइंट को शो करेंगे। तो इस पॉइंट को कैसे शो करेंगे? रेयान मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। हाँ सर, एक्स एंड वाई के टर्म्स में। एक्स एंड वाई के 1 2 3 4 4 कदम अलोंग एक्स और वाई पे कितना गया हूं? 1 2 3। तो मेरा ये पॉइंट क्या होगा? 4 3। एक्स वाई एक्सिस में इस तरह हम शो करते हैं। यहां पॉइंट क्या होगा? सादिया ये पॉइंट जरा मुझे बताओ, ये क्या होगा? शाबाश। व्हाट विल बी दिस पॉइंट? रेयान? हाँ सर, -4 3। हाँ, ये देखिए -1 -2 -3 -4 1 2 3। तो ये पॉइंट होगा -4 3। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? जल्दी से बताएं आयमा, ये पॉइंट क्या होगा? शाबाश आयमा, माइक ऑन करो। हाँ सर +4 -3। +3 -3 सोच के बताओ। +3 -3 कैसे होगा? इस साइड पे तो माइनस है और इस साइड पे भी माइनस है, तो ये पॉइंट क्या होगा? -4 -3। -4 है तकरीबन 1 2 3 4। -4 will be this point. Okay, and what will be this point? आयमा अभी बताओ, माइक ऑन करो। What will be this point? शाबाश आयमा। रेहान, what will be this point? सर, 2 -2। 2 and -2। ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने किसी भी वेक्टर को शो करना है तो एक्स वाई एक्सिस भी इस्तेमाल होते हैं। एक्स एक्सिस अलोंग
हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस इज द वर्टिकल। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होता है जो इस फासले को और इस एंगल को नोट करता है। मतलब है मैं अगर यहां पे खड़ा हूं और ये मेरा ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से मैं कहूं कि मैं 4 मीटर के फासले पे हूं और 0 डिग्री एंगल है। 4 मीटर के फासले पे हूं और 0 डिग्री एंगल है, तो ये कौन सी जगह होगी? ये वाली जगह होगी, 4 मीटर और 0 डिग्री। अगर मैं कहूं, शाबाश, कौन मुझे बताएगा? 4 मीटर है और 90 डिग्री है, वो कौन सी पोजीशन होगी? सर वर्टिकल होगा, वाई वर्टिकल। 1 सर 2 वाई 3 पॉजिटिव 4। वाई। हाँ, ये वाला पॉइंट होगा 4 मीटर और 90 डिग्री। ठीक है। और अगर मैं कहूं 4 मीटर और 180 डिग्री, तो कौन सा होगा? सर नेगेटिव एक्स के अलाउंग। ठीक है। ये अब अगर मैं कहूं 4 मीटर और 45 डिग्री, तो ये कहां होगा? जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें, और एग्जैक्टली ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या है? ये तकरीबन 4 मीटर और 45 डिग्री को शो कर रहा है। 4 मीटर और 45 डिग्री ये शो हो रहा है। ठीक है, ये जगह सेंसिटिव है। दिस इज 4 मीटर एंड 45 डिग्री। तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका नाम याद रखें। दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने 3 किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने आइंदा वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। एक है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दूसरा एक्स वाई एक्सिस। तीसरा आर एंड थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम आते हैं कुछ वेक्टर्स की डिफिनीशंस पे, कुछ और डिफिनीशन। आप लोग बार बार इस वक्त हम वेक्टर अलजेब्रा की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आप छोटे थे तो 1 2 3 सीखते थे, अभी आप वेक्टर का 1 2 3 सीख रहे हैं। जिस तरह 1 लिखा जाता है इस तरह, तो अभी वेक्टर लिखा जाता है इस तरह। ठीक है, इसमें क्या है? इस 2 का मतलब क्या है? 2 चीजें। अब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह शो करते हो। ये आप वेक्टर अलजेब्रा सीख रहे हैं। मैं आपको, जिस तरह आप कहते हैं 2 का मतलब 2 चीजें, इस तरह इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब होगा? 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे? याद रखें, ये Q वेक्टर और P वेक्टर आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लंबाई सेम है, देख लें, और डायरेक्शन भी सेम है। दे आर पैरेलल टू वन अनदर, दे आर इक्वल वेक्टर। अगर मैं यहां पे एक और वेक्टर ड्रा कर लूं, क्या ये भी इक्वल वेक्टर है कि नहीं? शाबाश शाबाश। नो सर, हाँ, इक्वल नहीं है सर। क्यों? मैग्नीट्यूड बराबर मैंने ड्रा नहीं की। सर लेकिन स्केल मैं कह रहा हूं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। यस सर, तब होगा। हाँ, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। डायरेक्शन भी वही है। यस सर, स्टार्टिंग पॉइंट को मैटर नहीं करता। इक्वल वेक्टर का मतलब ये है, इक्वल वेक्टर की डिफिनीशन सीख लें। द वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, then they are called equal vectors. Magnitude and direction. Do you think this vector is equal to this vector? Is it equal? Sadia, is it equal? Rayan, is it equal? सर इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस इक्वल वजह से नहीं ये इक्वल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो के भी डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, इस वजह से इक्वल नहीं है। इस तरह के वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो
और डायरेक्शन अपोजिट हो, इसका दूसरा नाम है नेगेटिव वेक्टर्स। ये एक दूसरे के नेगेटिव है। इस वेक्टर का नेगेटिव क्या है, ये है, और इस वेक्टर का नेगेटिव ये है। अगर कोई मुझे ये वेक्टर ड्रॉ करके दे और मुझे क्या इसका नेगेटिव ड्रॉ करो, तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर लूंगा, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए is the same as the magnitude of minus a, but the direction of a is in opposite direction to this minus a. ये माइनस ए के डायरेक्शन बराबर नहीं है, माइनस ए का डायरेक्शन प्लस ए के डायरेक्शन के अपोजिट है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये जबान सीखे। एक और चीज है नल वेक्टर। What is null vector? A vector whose magnitude is zero. इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। Whose magnitude is zero and it's undefined, डायरेक्शन का भी पता नहीं। ये मेरे पास मैंने एक डॉट लगाया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? What is the magnitude of this dot? रेयान, जब मैं कहता हूं द लेंथ ऑफ द एरो शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, व्हेन आई कम टू डॉट इन मैथमेटिक्स, डॉट मींस जीरो लेंथ। डॉट का मतलब होता है जीरो लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, मैंने मैग्नीट्यूड को जीरो कर लिया। और इस एरो पे तो अगर आप एरो इधर डालते तो इधर डायरेक्शन है, अगर इधर डालते तो इधर डायरेक्शन है। इस डॉट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी, अनडिफाइंड। जिस तरह यहां पे कोई चीज कड़ी है, ये इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, ये किस किस्म का वेक्टर है? हालांकि वेक्टर तो हमने पढ़ा था जिसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और जिसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और अभी खुद हम नल वेक्टर को कहते हैं कि इसका ना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी इसका जीरो है और डायरेक्शन भी अनडिफाइन है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी है? थोड़ा सा इसको मुझे अब बात समझे। इफ आई राइट 3 goats प्लस 2 goats, आप क्या लिखते हैं? शाबाश, आंसर क्या होता है आपका? 5 goats. 5 और गोट साथ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? Yes sir, 5 goats. जी 5 goats। अगर मैं कहूं 3 goats माइनस 3 goats, क्या कहूंगा? सर 0. सिर्फ जीरो? क्या जीरो 0 जी, जीरो 0 डंकी कह सकता हूं? जीरो डंकी तो नहीं कह सकता ना, फिर भी जीरो गोट ही कहूंगा ना। आप कहते हैं आपके पास 3 बकरियां थी, तीनों मर गई, तो कितने रह गए? आप कहते 0 गधे रह गए। क्या इस तरह कह सकते हो? यू कांट। No sir. This is why if I have a vector A and I add another vector minus A, my result will be what? What will be my result? 0 है. ये देखिए A माइनस A, मेरे पास क्या आएगा? 0 तो आएगा, लेकिन इसके 0 ऊपर A. जीरो वेक्टर कहूंगा, जीरो वेक्टर कहूंगा। ये असल पॉइंट है मेरा। जिस तरह यहां आप उसके साथ जीरो गोट कहते हैं, तो मुझे ये वेक्टर कहना पड़ेगा। 2 वेक्टर आपस में माइनस करूंगा, 3 न्यूटन फोर्स, सोचें 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ और प्लस 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स साउथ। रिजल्ट क्या होगा? शाबाश, साउथ और 0. जीरो क्या? 0 न्यूटन. 0 न्यूटन फोर्स, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 0 न्यूटन फोर्स होगी तो हम उस पे नल वेक्टर लिखेंगे। याद रखें, ये नल वेक्टर मतलब क्या है? इस अलजेब्रा को करने के लिए है, इसका और कोई मतलब नहीं है। इस अलजेब्रा को पूरा करने के लिए कि 2 वेक्टर, 2 इक्वल वेक्टर को एक दूसरे से माइनस करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो दोबारा भी हमें वेक्टर
लिखना पड़ता है, और वेक्टर लिखने पड़ने के लिए हमें 0 के ऊपर ये डालना पड़ता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरह भी कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इधर कर लो या इधर कर लो या इधर कर लो, that's why it is called undefined. This is the point to understand null vector. ये टोटल वेक्टर्स जो हैं, हम इंशाल्लाह कल यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हमें बहुत ज्यादा काम देगा, और एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। अभी इस वेक्टर इसके साथ रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको थोड़ा सा देखें। जी एमसीक्यूज देखें। मेरे ख्याल में ये तो सिंपल है, बहुत सारे सवाल मैंने दिए हुए हैं, आप लोग खुद इसको देख लें, अपलोड हो जाएंगे आपके लेक्चर के साथ। ये सारा कुछ अभी जो हमने पढ़ा है उसी के साथ रिलेटेड है, उसी के साथ ये सारे सवाल आपने करने हैं, सिंपल से सवाल हैं, आपको आएंगे। असल जो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट टाइम सेइंग यूनिट वेक्टर, और फिर इनके एडिशन, और फिर इन वेक्टर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द टॉपिक, और फिर चैप्टर खत्म। नेक्स्ट 2-3 दिनों में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हम इन दोनों चैप्टर में, पहले और दूसरे चैप्टर में इंशाल्लाह फ्राइडे को आपको पूरा टेस्ट देंगे, और आपको पूरा हफ्ता मिलेगा, और वो टेस्ट बिल्कुल फेडरल बोर्ड के तर्ज पे होगा। फेडरल बोर्ड के तर्ज पे एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, शाबाश। एनी No, क्वेश्चन? sir. एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।